हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज़ाद डिजिटल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आज़ाद। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 फिज़िक्स के पहले चैप्टर के थर्ड पार्ट को करने वाले हैं, जिसके पहली क्लासेस में हमने क्या किया था। पहले क्लासेस में हमने विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझा था, उसके प्रकार क्या है, उसके गुण क्या है, इन सारी चीज़ों को हम समझ चुके हैं। आज की इस क्लास में हम कूलाम के नियम पर से स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट देख लेंगे, जितना जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और अपने टॉपिक को पूरा करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कूलाम के नियम की, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम का नियम पढ़ेंगे, कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। अब ये कूलाम का नियम जब हम पढ़ेंगे तो कूलाम्स लॉ जो पढ़ेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा? बेसिक कॉन्सेप्ट वही जो आपको हमने बताया था। कौन सा? कि हमने बताया था आपको, हमारे जो आवेश होते हैं, हमारा जो चार्ज होता है, वो दो तरह के होते हैं। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। ये दो तरह से अगर इनको हम कंबाइन करें, एक में हम क्या करें, दोनों को प्लस रखते हैं और एक में हमने क्या किया, एक माइनस दूसरा प्लस करके रख लिया। अब जब दोनों एक जैसे होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। अगर इसी जगह हम बात करें अनलाइक चार्जेस की, असमान आवेश जो होते हैं, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। अब कूलाम का नियम भी यही बताता है। कूलाम का नियम ये बताता है कि अगर हमने किन्हीं दो बिंदुओं पर हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक बिंदु यहाँ बना लिया, दूसरा बिंदु हमने यहाँ बना लिया। अब इन दो बिंदुओं पर हमने क्या किया, एक पर आवेश हमने Q1 रख दिया और दूसरे पर आवेश हमने Q2 रख दिया। अब इनके बीच में जब हम दो आवेशों को थोड़ी दूरी पर रखते हैं, थोड़ी दूरी पर स्थित करते हैं, स्थिर रखते हैं, मतलब एक जगह पे स्थिर हैं, तो उनके बीच में एक बल काम करेगा। या तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। आकर्षण बल कब? जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, या फिर ये वाला प्लस का हो तो ये माइनस का हो, तो उनके बीच में आकर्षण बल लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब दूसरा तरीका ये हो सकता है दोनों एक जैसे हों तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे, दोनों एक दूसरे को दूर हटाने लगे। तो होगा क्या, ये अगर माइनस का है ये भी माइनस का, या फिर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब कूलाम का नियम ये बताता है, जब भी किन्हीं दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे के निकट स्थिर किया जाता है तो उनके बीच में एक बल काम करता है। वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। और इसी बल की हम व्याख्या इसके कूलाम के नियम की सहायता से करेंगे। पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करना है, व्यंजक कैसे निकालना है, इसको डिराइव कैसे करेंगे, डेरिवेशन भी इसका हम साथ में देखते चलेंगे। डाल लीजिए इधर हेडिंग, कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डाल लीजिए कूलाम का नियम। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, लिखिएगा ज़रा। इस नियम अनुसार दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा लिख लीजिए या फिर या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, अनुक्रमानुपाती को समझते हैं, फिर आगे देखा जाए। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि हमने मान लिया हमारा यहाँ पे हमने दो बिंदु बनाए, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पर। इस पर हमारा Q1 बिंदु है जिस पर हमारा 3 कूलाम का आवेश है। ये हमारा Q2 का है, इस पर हमारा 4 कूलाम का आवेश है। दोनों प्लस के ले लिए हमने थोड़ी देर के लिए। इस पर 3 कूलाम है और इस पर 4 कूलाम है। अब क्या बोला है? इन मात्राओं के गुणनफल के आवेशों की
मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनका गुणनफल के मतलब 3 और 4 का जैसे ही गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। गुणनफल के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये अभी 12 है, अगर इसका मान बढ़ जाए, इसका मान हम इसका 4 मान लें और इसका मान हमने मान लिया 5, तब गुणनफल इनका जो आएगा 4 और 5 करके टोटल 20 निकलेगा। किसके बीच में लगने वाला बल ज़्यादा होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर आवेश की मात्रा बढ़ रही है, गुणनफल उनका ज़्यादा आ रहा है, तो उनके बीच में लगने वाला बल भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लगने वाला फोर्स जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर बल की मात्रा कम है, जैसे बल की मात्रा कम है, तो उनके बीच में लगने वाला जो बल है, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो कूलाम का नियम क्या बताता है कि अगर किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब गुणनफल ज़्यादा आ रहा है तो बल भी ज़्यादा लगेगा, गुणनफल कम आ रहा है तो बल भी क्या होगा, कम लगेगा। तथा उनके बीच की दूरी के, आगे लिखिएगा ज़रा, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में। वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब बीच की दूरी अगर r है, तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, f जो होगा उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब इस तरह से हो जाएगा, मतलब जो भी दूरी है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच का लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप इस चीज़ को एक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि मान लिया हमने क्या किया, आपको हमने 2 चुंबक दे दिए। अब 2 चुंबक छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं उससे नहीं मतलब है, उनको हम क्या करेंगे, पास में रखेंगे तो उनके बीच में जो आकर्षण बल लगेगा या तो एक दूसरे को खींचेंगे या तो धक्का देंगे, एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। अब जब वो पास पास रखे हैं तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। अब उनको हमने इतनी दूरी पे रख दिया। अब जो उनके बीच में बल लगेगा वो क्या होगा, कम लगेगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब दूरी हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे बीच में लगने वाला जो बल है वो उतना ही कम होता जाएगा, उतना ही क्या हो जाता जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन उसके अगर हम आवेशों की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो बल पहले जितना लग रहा था, आवेशों की मात्रा बढ़ने के साथ साथ बल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही कूलाम का नियम बताता है। अच्छा, ये कूलाम का नियम कब दिया था, कूलाम का नियम न्यूटन ने दिया था। कब दिया था, 1785 में दिया था। कब दिया था, 1785 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। लिखना चाहें आप तो लिख सकते हैं इसको, नहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप जेई या नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी भी साथ में करना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको हम जो ये क्लासेस लेकर आए हैं वो बाइलिंगुअल लेकर आएंगे। बाइलिंगुअल लाने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आगे नीट का एग्ज़ाम या जेई का एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़रूरत होती है इंग्लिश मीडियम की, और आप सभी पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम। अब होगा क्या कि हम आपको अगर बाइलिंगुअल क्लासेस प्रोवाइड करेंगे तो आपका उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी होती रहेगी, और आपका जो इंग्लिश वाला जो थोड़ा सा टफ लगती है वो भी धीरे धीरे कॉन्सेप्ट उसके भी क्लियर होते जाएंगे। बता दीजिएगा कमेंट करके। तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स जो भी सब्जेक्ट हैं, आपकी सारी क्लासेस हम बाइलिंगुअल लेकर आएंगे और आपको सारा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल नीट बेस्ड, जेई और नीट एग्ज़ाम का बेस्ड। तो कमेंट करके बताइएगा ज़रा आपको किस तरह से क्लासेस आपको ज़्यादा बेटर प्रेफर करेंगे। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इसका हम ज़रा निगमन कर लेते हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अच्छा, ये जो बल होता है इसमें एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, इसके बीच में जो बल काम कर रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। लिख लीजिएगा, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या होता है, रेखा के अनुदिश होता है। इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा। अनुदिश का मतलब क्या, वो लाइन पे ही बढ़ेगा, ऊपर या नीचे की तरफ नहीं जाएगा, उसी रेखा पे बढ़ेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट इसका याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट इसका याद रखिएगा। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी आपका कोई एग्जामिनर आपसे
आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये ज़्यादा पूछेगा। बल जो होता है कूलाम के नियम में हम जिस बल को पढ़ेंगे वो क्या होता है, इसके अनुदिश होता है या फिर के ऊपर या नीचे तरफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट डाउन करते रहिए, आपको उतना टाइम मिलेगा कि आप नोट डाउन कर सकें। देखिए अब आगे हम इसको व्यंजक को अच्छे से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया दो आवेश, इसका हम जरा व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। हमने क्या किया, दो आवेश Q1 और Q2 और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इसी चीज़ को हम ज़रा थ्योरी बेस्ड में लिख लेते हैं। माना दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश आवेश Q1 व Q2 है, Q1 व Q2 है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से क्या है, r दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी, r दूरी पर स्थित है। अब ये जो r दूरी पर स्थित हैं, इसमें ज़रा देखिए स्थित है कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार जो बल है वो क्या होता है, इनके आवेशों इनके गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं। इनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये बन गई समीकरण नंबर 1 और ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से जैसे ही समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे क्या हमारा ये बन जाएगा Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर हो गया। अब जब हम ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हम जैसे ही हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आता है, एक हमारा कांस्टेंट आता है, कौन सा, k आ जाता है। कौन सा आ जाएगा, k आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर हो जाएगा। अब ज़रा देखिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जहाँ हमारा जो ये k आया हुआ है ये क्या होता है, जहाँ आपका पूछा जाए ये जो k आया है ये क्या है, तो लिख लीजिएगा जहाँ k क्या है, k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एक क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दिया जाए k जो है इसका मान कितना होगा, इसका MKS पद्धति में, किसमें, याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है आपसे, ये किस पद्धति में इसका मान होगा, वो आपका MKS पद्धति में इसका मान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, k का मान जो है वो किस पद्धति में है, MKS पद्धति में। k जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होते हैं। k किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसका अगर न्यूमेरिक वैल्यू देखें तो 9 गुणा में 10 की घात 9 होता है। कितना होगा इसका मान, इसका अंकिक मान कितना होता है, 9 गुणा में 10 की घात 9। इसका अगर मात्रक पूछ दिया जाए, मात्रक क्या होता है इसका मात्रक याद रखिएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर। लिखते रहिए साथ में, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। अब इस मान को हम इसमें रखते हैं, इसमें ज़रा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम f की जगह क्या आ जाएगा, तो अगर हम इसमें रख दें तो क्या बन जाएगा, f बराबर k की जगह पे उसका मान रख देंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। और अगर आप निर्वात माध्यम के लिए दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे आप k लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही आपका क्या बन जाता है, कूलाम के नियम में बल का जो सूत्र है ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर हो गया। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो यही क्या आपका यही आ गया बल का सूत्र जो आ गया। अब ज़रा देखिए इसमें हमारा जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है इसको ज़रा ऐसा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जहाँ
एप्सिलॉन नॉट जो है इसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। आपका एक बार एग्जाम में पूछा जाए तो आप यहाँ तक ला के रोक देंगे, बस काम खत्म हो गया। ठीक, अब ज़रा ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये क्या एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब अच्छा इसका मान पूछ दिया जाए, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाए तो कितना होता है, इसका मान आपसे अगर पूछ दिया तो कितना होता है, 8.85 गुणा में 10 की घात कितना हो जाएगा, बताइए ज़रा। 8.85 गुणा में 10 की घात कितना हो जाता है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। आप लोग अगर बाद में भी देख रहे हैं तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कितना होता है, कितना होता है, कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 12 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 8.85 गुणा में 10 की घात कितना हो जाता है, माइनस के 12 हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो अभी आपको पता है के जो है ये क्या है, अनुक्रमांक नियतांक होता है, इसका आंकिक मान 9 गुणा में 10 की घात 9 है, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम स्क्वायर है। इसमें जो हमारा 4 पाई है ये हमारी कोई ये आंकिक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं, असल में जो ये मात्रक दिया है वो एप्सिलॉन नॉट का ही है। तो जब हम एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात विद्युतशीलता को लिखेंगे तो जो इसका ये मात्रक था वो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा अपॉन में लिखा हुआ है, तो ये भी मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटे में क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना कॉन्सेप्ट याद रहेगा, इतनी चीज़ क्लियर रहेगी, इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो आपकी निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट है, इसकी आपसे विमा पूछी जा सकती है, इसकी विमा कई बार पूछी जाती है। तो आपको विमा के लिए देखिए ज़रा सा कुछ कॉन्सेप्ट याद रखिएगा नोट पॉइंट में, हम अभी आपको यहीं पे विमा बता देंगे, मात्रक समझ में आ गया। इसकी अगर हम विमा की बात करें, इसकी अगर हम विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो विमा को देखिए ज़रा, हम यहाँ पे अभी आपको निकाल के बताते हैं। कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा, अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर इसकी हम विमा की बात करें, इसकी डायमेंशन की बात करें, देखिए मात्रक क्या आया हुआ है, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको विमा के लिए केवल क्या याद रखना है, कूलाम को पढ़ चुके हैं, कूलाम को हमने क्या पढ़ा था, कूलाम यानी कि हमारा आवेश का मात्रक होता है, सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT, ये होता है। टी के लिए विमा T आ जाती है, समय के लिए I के लिए विमा आती है T, यानी कि कूलाम की विमा क्या बन जाएगी, AT बन जाएगी। और यहाँ पे क्या दिया, कूलाम स्क्वायर बना है, तो क्या जो ये विमा आएगी उसका भी स्क्वायर होगा, जो ये विमा आएगी उसका भी स्क्वायर होगा। तो हम बता सकते हैं विमा जो आएगी वो क्या हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर की जगह A स्क्वायर हो जाएगी और T स्क्वायर हो जाएगी। कूलाम का हो गया। ये N जो है ये क्या है, न्यूटन है, न्यूटन है कि बल का मात्रक, किसका, बल का मात्रक। बल के लिए याद रखना है न्यूटन बल जो होते हैं, बल की विमा आपको पूरी आखिरी तक याद रखनी है, क्या होती है, MLT-2 होती है, क्या होती है, MLT-2 होती है, क्या होती है, MLT-2। और हमारे विमा जो डायमेंशन जो दी गई होती है उसको हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, MLT-2 होती है। आपने अगर इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी उसमें देख लीजिए, विमा को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किए। अच्छा ये जो M स्क्वायर लिखा हुआ है, M स्क्वायर जो है ये क्या होगा, M स्क्वायर जो है इसकी अगर हम बात करें तो ज़रा देखिए, M है जो ये किसकी लंबाई या लेंथ के लिए आता है, तो L आ जाता है इसके लिए, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ज़रा देखिए सॉल्व करिए इसको, ज़रा क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, सबको ऊपर भेज दीजिए, तो M नीचे प्लस का ऊपर जाती कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कुछ घात नहीं थी तो एक थी, L एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 हो गए, नीचे प्लस का ऊपर जाती कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। T नीचे माइनस का 2 है, ऊपर जाती कैसे हो जाएगा, प्लस का, तो 2 और 2 मिलते कितने हो जाएंगे, T की पावर 4 हो जाएगी। और A ऊपर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो विमा क्या आ जाएगी, विमा क्या आ गई इसकी, M-1, L माइनस में 3, T की 4 और A की कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आ गई, इतना आ गया। अच्छा आगे इतना तो ये तो निर्वात की होगी। अच्छा इस बल की हमने जो फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, बल का जो फॉर्मूला निकाला है फोर्स का, कूलाम के नियम से 1/4 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। आपको यहाँ पे निर्वात में रखा है तो के माध्यम के लिए भी दिया जा सकते हैं, तो के का मान निर्वात के लिए एक ही होता है, उसको आप लिखना चाहें तो लिखिए, वरना फिर कोई जरूरत नहीं। ठीक, अब ज़रा देखिए, ये तो विमा समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, बल की विमा निकाल देते हैं। ज़रा निर्वात की हो गई, निर्वात की विद्युतशीलता वाली डाल दीजिएगा ज़रा, बल की विमा, डायमेंशन ऑफ फोर्स,
बल की विमा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, अच्छा बल का सूत्र हमने क्या निकाला, बल का सूत्र निकाला हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। देखिए पहले इसका अगर हम मात्रक निकाल दें, इसका मात्रक आपको पता है बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज़ देखिए। इसका अगर हम मात्रक निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमने क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। क्या पढ़ा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलम स्क्वायर। Q1 और Q2 दोनों आवेश हैं, तो आवेश क्या होगा, Q1 के लिए भी ET आएगा और Q2 के लिए भी क्या आ जाएगा, Q1 का मात्रक भी कूलम होगा, Q2 का मात्रक भी क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। बटे में क्या है, R जो है वो क्या है, दूरी को दर्शा रहा है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, r² दिया तो दूरी का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या, इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर खत्म, कूलम स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन निकल आएगा। बल का मात्रक क्या निकल के आएगा, न्यूटन निकल आएगा। अच्छा इसकी विमा की अगर बात करें तो बल की विमा आपको बता चुके हैं। बल की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, mLT माइनस का 2। क्या होती है, mLT माइनस का 2। बल की विमा भी होगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पर हम ज़रा एक दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कैसी लग रही है। अब एक तो न्यूमेरिकल करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपका हमने न्यूमेरिकल ले लेते हैं, यहाँ पे डाल लीजिएगा ज़रा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम क्या कहते हैं, पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमने न्यूमेरिकल लिया 2 बिंदु आवेशों क्वेश्चन लिखिए 2 बिंदु आवेशों प्लस 3 कूलम तथा प्लस 6 कूलम एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वेश्चन है उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। और क्या बताना है, बल की प्रकृति, बल जो बल लग रहा है वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण वो भी बताना है। बल की प्रकृति बताइए, ये क्वेश्चन आपका है। ये आपका क्वेश्चन दिया है 2 बिंदु आवेशों प्लस 3 कूलम तथा प्लस 6 कूलम एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। अच्छा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको हमने बताया इसको हल करते समय, तो हमें सबसे पहले पेपर में जैसे करना है आपको ठीक वही कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्या करना है, आपको क्या करना है, जो चीज़ दी गई है या फिर जो चीज़ दी गई है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पेपर में जब करते हैं तो आप ये क्वेश्चन तो नोट नहीं करते, आप सीधा सा काम कीजिएगा। एक जैसे ही आपको कूलम का नियम समझाया वैसे ही 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश यहाँ बना दिया, दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पे बना दिया। इसको हमने Q1 नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया Q2। अच्छा इसके लिए जो आवेश दिया है, इस Q1 के लिए जो आवेश दे रखा है वो कितने, 3 कूलम है। कितने, 3 कूलम है। इस Q2 के लिए जो आवेश दिया है वो कितने, 6 कूलम है। कितने, 6 कूलम है। प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अच्छा जब भी दोनों प्लस के हैं आपको बता रखा है एक जैसे आवेश मिलते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, प्रतिकर्षित कहते हैं। तो प्रकृति तो पता है ना, रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक दूसरे से कितनी दूरी है इनकी, आर का मान दे रखा है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है, 3 सेंटीमीटर है। अब ज़रा देखिए कूलाम के नियम से, या फिर आप लिखना चाहें तो दिया है करके आप ऐसे लिखेंगे, क्या क्या दिया गया है, आप लिखें Q1 का मान 3 कूलाम, Q2 का मान लिखेंगे 6 कूलाम, और दूरी R का मान कितना दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और हमें हल करने के लिए जो दूरी चाहिए वो किस में चाहिए होती है, मीटर में। कितनी चाहिए होती है, मीटर में। किस में चाहिए होती है, मीटर में। मात्रक तो आपको बता चुके हैं ना, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है दूरी का। तो देखिए जरा, जब भी मान सेंटीमीटर में दिया जाए तो उसको मीटर में लाना है। 1 सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में लाना है। तो एक सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो इसको 100 से भाग करिए। क्या 100 को हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, नीचे प्लस का ऊपर जाती माइनस का हो जाएगा कि हम इतना लिख सकते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना हुआ, 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 गुणा में कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 10 की घात माइनस का 2 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 10 की घात माइनस के 2 मीटर आ जाएगा। अब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यही है कूलाम के नियम से हमारा सूत्र, यही निकल के आता है, यही फॉर्मूला है, यही सूत्र है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारे मान को रख देते हैं, जो भी हमारी वैल्यू दी गई हैं, जो भी मान दिए गए हैं हम इसको रख देते हैं सारे इसमें। तो ज़रा देखिए, हम इसमें सारे मान रखेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 गुणा में 10 की घात 9 है। तो मैं Q1 और Q2 का मान, तो Q1 का मान कितना है, 3 है। Q1 का मान कितना है, 3 है। Q2 का मान भी कितना है, 3 है। Q2 का मान कितना है, 6। और बटे में क्या आ जाता है, आर स्क्वायर। बटे में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है, 3 गुणा में 10 की घात कितना है, माइनस का 2। स्क्वायर दिया तो इस मान का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हल कीजिए ज़रा, कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27, 27 का 6 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42 हो जाते हैं। हासिल में कितने, 4, 6 12, 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, 162 आ जाएगा। 6 थी 18, 18 नहीं कितने हो जाते हैं, 162 हो गए। इंटू में 10 की घात कितना लिखा हुआ है, 10 की घात 9 लिखा हुआ है। क्या नीचे 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और घात के ऊपर घात चढ़ी घातों का गुणा हो जाता है, 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। क्या इसके 9 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 के 9 हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा कितना, 9 1 के 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 9 8 72, 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा। 10 की घात नीचे माइनस का 4, ऊपर जाते कैसा हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 18 गुणा में 10 की घात 9 और प्लस का कितना हो गया, 4 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 गुणा में 10 की घात कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और बल निकालना है तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा। बल निकालना है तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आंसर निकाल लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, जब भी इस तरह से आंसर आ जाए तो आपका ये आंसर भी सही है, लेकिन एक बेसिक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन लिखने होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी मान होता है उसमें हम पॉइंट के आगे 1 डिजिट रखते हैं और बाकी सारे पीछे रखते हैं। तो आपको पॉइंट याद होना चाहिए कब आगे ले जाने पर प्लस की घात जुड़ती है या फिर माइनस की। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है आपका 18 गुणा में 10 की घात 13 लिखा हुआ है। अब अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे कहीं पीछे, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं। आगे की तरफ ले जाएंगे तो हाथ प्लस की जुड़ी जाएगी। तो इसको अगर हम 1.8 लिख देंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 13 में 1 जुड़ते कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर इसी घात को अगर हम जैसे 18 गुणा में 10 की घात 13 लिखा हुआ है, इसी घात को अगर हम पीछे और ले जाएं, यानी कि 180 हो जाएगा। 180 गुणा में 10 की घात क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, बचेगी कितनी, 12 बचेगी। तो जब भी हम घात को आगे, दशमलव को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो घात कैसी जोड़ी जाएगी, प्लस की। और अगर दशमलव को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो घात कैसी जोड़ी जाएगी, माइनस की। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक न्यूमेरिकल और कर ले, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। आपका क्वेश्चन है, यदि समान आवेश हो, दूसरा न्यूमेरिकल है आपका, यदि समान आवेश हो Q1 = Q2 बराबर
Q1 और Q2 दोनों ही का मान दे रखा है 1.6, कितना 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 कूलम। दोनों का मान ही दे रखा है यही। के बीच, इनके बीच में बल भी बता रखा है के बीच 2.30 गुणा में 10 की घात माइनस 28 न्यूटन का बल लगता है। 2.30 गुणा में 10 की घात माइनस के 28 न्यूटन का बल लगता है। ये बल लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक। अब पूछा गया है बल लगता है तब इनके बीच की दूरी क्या होगी, लगता है तब इनके बीच की दूरी क्या होगी। आपको साथ में ज़्यादा न्यूमेरिकल तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ जब लेसन आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तब आपको हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सीरीज़ हम आपकी रख देंगे जिसमें हम आपको 25 से 30 न्यूमेरिकल ऐसे करा देंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इसके पहले के भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए। आप देखेंगे 2027 में हमको बोर्ड देना है, जो इस बार 2026 में पूछे गए हैं या 2025 में, 23 में, 24 में जो भी पूछे गए हैं वो सारे हम आपको कराते हुए चलेंगे। उस सीरीज़ में हम सारे लेके आएंगे। सॉल्व कीजिए ज़रा। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या दे रखे हैं हमको, क्या दिया है हमें, दिया गया है क्या, Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है कितना, 1.6 गुणा में 10 की घात कितना है माइनस का 19 कूलम। Q1 Q2 का मान क्या हमें बल दे रखा है, हमें F का मान दे रखा है कितना है 2.30 गुणा में 10 की घात कितना है, 10 की घात आ जाएगा माइनस के 28 न्यूटन दे रखा है, ये दे रखा है। हमें किसकी दूरी पता करनी है, हमें R का मान ज्ञात करना है, तो कूलाम के नियम से हम करेंगे। कूलाम के नियम से फॉर्मूला क्या लगाते हैं, कूलाम के नियम से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अच्छा मान किसका पता है, F का मान दिया गया है कितना है 2.30 गुणा में 10 की घात कितना है माइनस का 28। क्या इसका मान पता है 9 गुणा में 10 की घात 9। क्या Q1 Q2 का मान पता है, Q1 का मान भी कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 है, Q2 का मान भी कितना है 1.6 गुणा में 10 की घात माइनस का 19 है, और बटे में R स्क्वायर का मान हमको पता नहीं। इतना कॉन्सेप्ट हो गया। क्या देखिए ज़रा, यहाँ पे 10 बाद 1 अंक है, यहाँ पे 10 बाद 1 अंक है, टोटल 2 अंक हो गए। क्या इसके 10 बाद के 2 अंकों से इसके 10 बाद 2 अंक खत्म हो जाएंगे, 2 अंक कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा अब ज़रा देखिए, अगर हम हल कर दें तो ज़रा देखिए R स्क्वायर यहाँ भाग में इधर गुणा में आएगा, उधर कितना बचेगा 16, और 16 का वर्ग कितना हो जाता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256 हो जाएगा। 256 का 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54 हो जाते हैं, हासिल में 5 लग जाएंगे, 9 अपना 45, 5 50 हो जाता है, हासिल में 5 लग जाएंगे, यहाँ से 9 दूनी 18, 18 5 कितने हो जाते हैं 23 हो जाएंगे। यानी कि सबका गुणा करने से 2304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2304 आ जाएगा। इंटू में 10 की घात ये माइनस का 19, ये माइनस 19, माइनस के 38 हो जाएंगे। 38 से 9 जाते कितना बचेगा, माइनस का 32 बच जाएगा। कितना बचेगा 10 की घात माइनस का 32 बच जाएगा। अच्छा ये इधर गुणा में था, इधर भाग में आएगा, नीचे कितना 230 गुणा में 10 की घात कितना है माइनस के 28, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अच्छा इसमें हम क्या करें, अगर दशमलव को हम ज़रा सा आगे बढ़ा दें तो ये 4 होने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। या फिर अगर करना भी चाहें तो ये 10 पॉइंट करके कुछ आएगा, 10 पॉइंट करके कुछ चलेगा, ऐसे 10 पॉइंट करके कुछ चलेगा। तो हम बता सकते हैं जो R स्क्वायर का मान होगा, जो R स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो कितना 10 पॉइंट करके कुछ आएगा। तो 10 लिख लेते हैं, इंटू में ऊपर 10 की घात माइनस के 32 लिखा हुआ है, ये 28 नीचे माइनस का ऊपर जाती कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो R स्क्वायर जो होगा वो कितना निकल आएगा, R स्क्वायर का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 10 गुणा में 10 की घात कितना माइनस का 1 निकल आएगा। माइनस का है, नीचे लाएंगे प्लस का, यानी कि इसको हम अगर हल करेंगे, इसको अगर हल करेंगे तो 10 बटे में कितना आ जाएगा 10, 0 खत्म हो जाएगा। R स्क्वायर का जो मान है वो 1 निकल के आएगा। क्या इधर स्क्वायर है तो उधर जाते ही रूट बन जाएगा, उधर बन जाएगा रूट। अब रूट 1 का स्क्वायर करें या फिर 1 का रूट निकालें, 1 का वर्ग करें या फिर 1 का वर्गमूल निकालें,
हमेशा कितना आता है, हमेशा एक ही तो आता है, हमेशा कितना आता है, हमेशा एक ही तो आता है। क्या हमारा √1 का मान भी 1 ही आएगा, क्या 1 आ जाएगा, r का मान 1 आएगा। अच्छा ये जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा मीटर में, तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये r का जो मान निकल के आएगा वो भी क्या निकल आएगा, मीटर में ही निकल के आएगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर होगा। r बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थम्स अप करके बताइए ज़रा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। कमेंट करिए आप लोग, आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान ज़रा सी भी मेहनत कर रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा अगली हेडिंग डाल लीजिएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी डाल लीजिएगा। आपकी अगली हेडिंग जो पड़ेगी, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। अब ज़रा देखिए, अच्छा हमने इसके पहले में इसके परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता इसके आपकी बात करें, हमने विद्युतशीलता की बात की थी, एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में विद्युतशीलता या फिर निर्वात की विद्युतशीलता की बात की थी। इसका मान निकल के आया था 8.85 गुणा में 10⁻⁻⁻। मात्रक क्या था, कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही सारा था। अब हम क्या करेंगे, ये हो सकता है आपका जो माध्यम दिया गया है वो निर्वात ना हो के कोई दूसरा माध्यम हो, जल आ जाए या फिर कांच आ जाए या फिर कोई भी अलग माध्यम हो, तब हमें आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालनी होती है। तब क्या निकालते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता निकालते हैं। तो हम उसी कॉन्सेप्ट को ज़रा सा करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है, अभी डिफिनीशन भी आ जाएगी नीचे। मान लेते हैं यदि दो बिंदु आवेश जो हमारे दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2, उनके लिए हम करते हैं क्या, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में r दूरी पर स्थित हूँ तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना के इस बार एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये माध्यम की विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट जब कहते हैं तो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक, याद रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। इसको लिख लीजिए ज़रा, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ये माध्यम की विद्युतशीलता है। क्या है, माध्यम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक, माध्यम की विद्युतशीलता है। अब ज़रा देखिए, अब अगर हम इसको निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, यही अगर हम हमारा निर्वात के लिए फॉर्मूला देखें, निर्वात के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, निर्वात के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। यही हो जाएगा। अच्छा, जब हम माध्यम के लिए करेंगे, जब इसको माध्यम के लिए करते हैं तो माध्यम के लिए मीडियम लिखते हैं और निर्वात के लिए केवल Fe लिख लेंगे। ठीक, अब जब इसको हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में विभाजित कर देते हैं। दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, विभाजित कर देते हैं। समीकरण 2 को अगर हम समीकरण 1 से विभाजित कर दें, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको बना दिया समीकरण नंबर
2। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ज़रा देखिए, इसी को ज़रा सा नोट डाउन करते रहिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसी को ज़रा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा सा देखिए, हमने क्या किया, 2 समीकरण बना लिए, एक माध्यम के लिए, दूसरी क्या हमने की है, निर्वात के लिए बनाई है। अब दोनों को अगर हम देखें तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 को 1 से विभाजित करने पर अब अगर हम 2 को 1 से विभाजित कर दें तो ज़रा देखिए, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 f है, जो जिस साइड है उसको इसी हिसाब से 1 से विभाजित कर दें fm से। f का मान क्या है, पूरा f का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में क्या है, r स्क्वायर है। fm का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर है। मान रख लिए, सारा मान रख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको हम विभाजित कर देते हैं। अब क्या कहते हैं, इसको हम विभाजित कर देते हैं। ज़रा देखिए, क्या ये Q1 Q2 से पूरा खत्म हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई खत्म, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन बचेगा। क्या बच जाएगा, f बटे में fm जो होगा यहाँ पे बचेगा, क्या ऊपर बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन बचेगा। अच्छा, ये बीच वाला बीच में ही रहता है, नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है, ये जाएगा। तो हम बता सकते हैं f बटे में fm का जो मान है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाते हैं। एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट है यही किसके बराबर हो जाते हैं, यही मेन फॉर्मूला है। तो यहीं से हमारी डिफिनीशन निकल के आती है, यहीं से हमारी डिफिनीशन निकल के आएगी। तो ज़रा डिफिनीशन लिख लीजिए एक बार, फिर आगे समझाते हैं इसमें। यहीं से हमारी डिफिनीशन निकल आएगी, क्या निकल के आती है, जो हमारी किसी भी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता जो होती है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता लिख लीजिए। फिर इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको, न्यूमेरिकल के साथ इसको भी समझा देते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात जो होता है, विद्युतशीलता का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, क्या होता है, एक नियतांक होता है। याद रहेगा, क्या होता है, एक नियतांक होता है। अगर क्लियर ना दिखे तो बता दीजिएगा, एक नियतांक होता है। जिसे हम क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक या फिर निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक या क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, जिसे माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या कहा जाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे याद रखिएगा, इसे एप्सिलॉन r से भी प्रदर्शित किया जाता है या फिर k से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो यानी कि हमारा जो फॉर्मूला निकला है f बटे में fn बराबर पे एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट का, ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, इस फॉर्मूले में हम बता सकते हैं कि इसमें जो हमारा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट है ये किसके बराबर हो जाएगा। अतः हमारा जो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट है किसके बराबर हो जाएगा, ये k के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम k का फॉर्मूला एप्सिलॉन का फॉर्मूला देखें माध्यम की विद्युतशीलता का, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ भाग में इधर कहाँ जाएगा, बराबर पे गुणा में चला जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आप सभी के, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप f बटे में fm के हिसाब से बनाना चाहें तो भी आप इसी फॉर्मूले को बना सकते हैं।
हो जाएगा। अब याद रखिएगा इसका कोई असल में हमारा इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसका हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ेगा, जिससे रिलेटेड आपसे पेपर में पूछा गया है। पेपर का ही न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आप सभी के लिए, वो कर लेते हैं। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हमें यूज़ कैसे करने। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल ले लेते हैं, रफ कर दें इसको। हमारे ख्याल से आपने सभी ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब ज़रा देखिए, आपका हमने क्वेश्चन ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लिया, धातु के दो सूक्ष्म गोले, धातु के दो सूक्ष्म गोले, धातु के दो सूक्ष्म गोले वायु में 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। गोले वायु में 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की वायु में 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये ले लिया हमने। अब आगे इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्येक गोले पर आवेश दे देते हैं। प्रत्येक गोले पर प्रत्येक गोले पर 2 गुणा 10⁻³ कूलाम का आवेश है। 10⁻³ कूलाम आवेश है। ये है। अब इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पता करनी है। इसके अंदर हमें 2 चीज़ें पता करनी है। ज़रा देख लेते हैं उन 2 चीज़ें, उनको भी हमें कौन कौन सी 2 चीज़ें पता करनी है। हमें कौन सी 2 चीज़ें पता करनी है? हमें 2 चीज़ें पता करनी है। गोलों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान। अब दोनों ही पर धातु के 2 अत्यंत सूक्ष्म गोले 2 मीटर की दूरी पर, दोनों प्रत्येक गोले पर आवेश समान है, प्रतिकर्षण बल लगेगा प्लस कहिए। अब दोनों गोलों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। 2 चीज़ें पता करनी है, कौन कौन सी? गोलों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या है? पहला तो ये पता करना है। दूसरे नंबर पे इसमें पता करना है, दूसरे में इसमें पूछा गया है यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान पूछा गया। यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में रखा जाए। जल का परावैद्युतांक दे रखा है। परावैद्युतांक इसका दिया है, परावैद्युतांक दिया गया 80। जल में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण का मान क्या होगा? तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा? आप लोगों को पहला वाला आ रहा होगा, ज़रा आंसर कमेंट कीजिए। पहले वाले का पहला वाला आप सभी को आ रहा होगा, इसका हम बता चुके हैं। कमेंट करके बताइए ज़रा आंसर क्या होगा इसका। कमेंट करके बताइए ज़रा आंसर क्या होगा। देखिए इतनी जगह काफ़ी आ जाएगा इतने में। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए ज़रा आंसर क्या आएगा। देखिए हम पहले वाले को ज़रा करते हैं।
ए पार्ट को क्या दिया गया है, दिया है गोलों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। हमें बल एक तरह से पता करना है, तो हमें दे क्या रखा है, हमें क्या दिया है, हमें दिया है Q1 का मान और Q2 का मान, दोनों पर ही आवेश बोला है समान है, मतलब दोनों पर ही आवेश कितना है, 2 गुणा में 10⁻³ कूलाम। दोनों पर ही आवेश कितना है, 2 गुणा में 10⁻³ कूलाम का आवेश है। और दोनों के बीच की दूरी वायु में कितनी दूरी पर रखें, आर का मान दे रखा है कितना है, 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर। जब सेंटीमीटर हो तब मीटर में लाना है, किलोमीटर हो तो भी मीटर में लाना है, छोटा दिया हो या बड़ा दिया हो उससे नहीं मतलब, हमें मात्रक किसको रखना है, दूरी का मात्रक हमें मीटर ही रखना है। अब जरा देखिए 2 मीटर है, अब हमें क्या बल का ज्ञात करना है, बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r², यही होते हैं, यही होता है। क्या हमारा F का मान अगर हम देखें तो इसका मान पता है, 9 गुणा में 10 की घात कितना होते हैं, 9 होते हैं। 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 होते हैं। Q1 Q2 का मान दोनों का ही दे रखा है, 2 गुणा में 10 की घात -3, इसका भी दूसरे का भी 10 की घात -3 बटे में r² है, दूरी का क्या है, स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दूरी क्या है 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसको अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ से आ जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 दूनी 18, 18 दूनी कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 की घात कितना हो जाएगा, -3 माइनस के 6 हो जाएंगे, 9 से 6 जाते कितना बचेगा, 10 की घात 3 बचेगा प्लस का, नीचे कितना है 2 है, क्या नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 का वर्ग, 4 से 36 को काट देंगे, बल का मान F का मान कितना निकल आएगा, 9 गुणा में 10 की घात 3 निकल आएगा, 9 गुणा में 10 की घात 3 न्यूटन बल निकल आएगा। बल कितना निकल आएगा, 9 गुणा में 10 की घात 3 न्यूटन का निकल आएगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें दूसरे वाले पार्ट पे चलें। इसके दूसरे वाले पार्ट को अगर करें, उसमें पूछा गया है इस परावैद्युतांक ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका परावैद्युतांक ज्ञात करना है। इसको हो गया, बी वाले को करें। अब जरा देखें, अगर इसके हम बी वाले को करें, बी वाले में कहा गया है यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल परावैद्युतांक में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। इनको किस में रखा जा रहा है, जल में रखा जा रहा है। अच्छा, अभी हमने आपको परावैद्युतांक वाला सूत्र बताया, आपका अभी निकला हुआ था, क्या निकला था, F बटे में FM बराबर पे क्या निकला था, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। कुछ यही सूत्र निकल गया था। हमने क्या किया था, ये बताया था ये किसके बराबर होता है, K के बराबर होते हैं। हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमें किस परावैद्युतांक की तो ज़रूरत है, लेकिन हमें क्या इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं। तो हमारा सूत्र क्या बचेगा, हमारा सूत्र बचेगा F बटे में FM। M क्या, मीडियम, जल बोला है, बराबर पे क्या आ जाएगा, K परावैद्युतांक 80 हो गया। अच्छा, हमें किसका मान दे रखा है, हमें F का मान पता करना है। हमें किसका मान पता करना है, हमें FM का मान किसमें, हमें किसके लिए पता करना है, हमें किसके लिए पता करना है, हमें किसके लिए मान पता करना है, हमें माध्यम जल के लिए पता करना है, माध्यम के लिए पता करना है। तो इसका अगर हम माध्यम के लिए, मीडियम के लिए सूत्र बनाएं, मीडियम के लिए FM का सूत्र बनाना चाहें, तो ज़रा देखिए क्या होगा, थोड़ा सा आगे ले चलते हैं एक्सप्लेन करते हुए। देखिए ये यहाँ पे गुणा में इधर कहाँ जाएगा, भाग में, F बराबर क्या हो जाएगा, KFM हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कि FM का ही चाहिए, तो हमारा FM का सूत्र, माध्यम का सूत्र क्या बन जाएगा, F बटे में K। यहाँ पर F जो है ये किसका है, ये वायु या निर्वात का है, जिसको हमने अभी निकाला था, कितना निकला था, 9 गुणा में 10 की घात 3 निकल के आया था। और ये K क्या है, परावैद्युतांक है, और इस K का मान हमको दिया गया है। K का मान क्या दे रखा है, क्या दिया है, क्या दिया है, हमें K परावैद्युतांक का मान दिया है कितना, 80 है। इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तो ज़रा देखिए, हमें FM माध्यम निकालेंगे, तो माध्यम के लिए निकालेंगे, जल के लिए FM, यहाँ पे माध्यम का मतलब क्या है, यहाँ पे माध्यम है हमारा जल, ठीक। वायु का कितना निकला है, 9 गुणा में 10 की घात कितना निकल के है, 3 निकल के। K का मान कितना, 80 है, हो गया 80 है। क्या अगर हम 3 है तो 3 को हम क्या 900 बना सकते हैं, 9 पे 3 0 लगा के 9000 बना सकते हैं, बटे में 80 हो गया। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से देखिए 8 नए कितने हो जाते हैं, 72, 8 दाम 80, फिर 8 के 8 हो गया, फिर यहाँ से 1 और ये 8 के 8 हो जाएगा, बच्चा कितना बचेगा, कितना यहाँ पे बचा कितना है, पहले 10 हुआ था, कितना बचा, 2 बचा, 0, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ जाएगा,
845 कितना निकलेगा, माध्यम का में बल कितना निकलेगा, FM कितना निकलेगा, 112.5 कितना निकलेगा, 112.5 निकलेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप ये लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये आप क्या करेंगे, आपको बताया अभी कि अगर हम दशमलव को आगे की ओर ले जाते हैं, अगर दशमलव को आगे की ओर ले जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, घात प्लस की जोड़ी जाती है। घात कैसी, प्लस की जोड़ी जाती है। तो इसको हम ऐसे लिखना चाहें, f बराबर क्या करते हैं, 2 अंक आगे ले जाते हैं, 1 और 1 2 अंक, तो इसको 1.125 लिख दें। कितने अंक लाएँ, 2 अंक, तो 10 की घात 2 लिख देंगे तो भी ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। हम दोनों में से किसी भी लिखेंगे। आपको ये आंसर ज़्यादा मान्य है, क्यों, क्योंकि आपको जितना भी हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको दशमलव के आगे केवल 1 अंक रखने हैं, बाकी सब दशमलव के पीछे चले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, कहाँ पे हमें क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।